So next element for configuration writing is atomic number 21 onwards, scandium. ये आपका एलिमेंट दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिए यहाँ पर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Can you also find in all the cases after writing electronic configuration, they contain how many number of unpaired electrons? Number of unpaired electrons in these species. We write one column electronic configuration. And then in them they can have how many number of unpaired electrons? ये दिया था आसपास में हैं? 20 तक कितना 20 तक हो गया था 20 बाद मैंने कहा था हाँ जी हाँ पावर कट लाइट बहुत तगड़ी इसमें लाइटनिंग अच्छी होती थी लाइटनिंग और रेनिंग पावर कट हो गया तो फिर इसलिए क्लास नहीं ली था चलो तो आपने ये कंप्लीट कर चलिए फिर स्कैंडियम में क्या है कॉन्फ़िगरेशन we can write complete configuration 1s2 2s2 2p6 हाँ 3s2 3d1 ठीक है यहाँ पे क्या हुआ उसमें 3d2 3d3 यहाँ पे होता है एक्सेप्शन आता है इसमें होता है 4s1 3d5 इट इज वन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम ये एग्जाम में पूछता फ्रीक्वेंटली है फॉर मैंगनीज अगेन कमिंग ऑन द नॉर्मल पॉइंट 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 3d8 in copper again we have exceptional configuration 4s1 3d10 और यहाँ पे 4s2 3d10 these element have exceptional electronic configuration यहाँ पर आपका एक क्रोमियम है और एक कॉपर है can you complete the second part they contain how many number of unpaired electrons now you know the configuration यहाँ 4s1 डिफरेंट है ना 4s1 है 4s2 है बताऊंगा ना क्यों होता है थोड़ा सा लिख लो ना पहले इसको एक बार these two element of exceptional configuration one is chromium here one is copper up to 30 or we have d block element and some f block element they will have some exceptional configurations in total can you tell they have how many unpaired electrons can you try yourself or should I explain to you कितना होगा पहले में unpaired electrons 3d1 में 9 कैसे जाएगा यार 1 4s तो नो द मीनिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन
अगर आपका ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो इन D1 कॉन्फ़िगरेशन सबसेट D have 5 orbitals, तो इन D1 they have only 1 electron unpaired. In D2 configuration 2 electron unpaired. D3 configuration 3 electron unpaired. D4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4s1 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे 5 तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3d5 के अंदर, प्लस क्या होता है 4s में भी आपका इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो ये सब काउंट करेंगे तो इट इज 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड. यहाँ पे 5 इन 3d6 4, यहाँ पे 3 2 1 0. इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, बिकॉज अभी हम इसको यूज करना सीखेंगे इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी डिफरेंट है. यहाँ पे 4s1 है 3d5 है, यहाँ 4s2 है तब 3d5 है. यहाँ पे भी देखो 3d10 तो कॉमन, बट 4s में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तब तो 3d5 होता है. यहाँ भी 4s में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 3d10 होता है. 4s1 डिफरेंट है. इसका रीजन क्या होता है समझाऊंगा अभी आपको, उसको लिख लो एक बार. क्या हुआ? नहीं उतना रिकॉर्ड नहीं पड़ता है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करने के लिए. वहां भी कर सकते हो, बट इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें क्वेश्चन ज्यादा कॉमन आता है. लिख दिया. अब ये क्यों होता है समझते हैं कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. कंप्लीटेड. ये डाउट नहीं है, लिखना है. यहाँ पे क्या 4s1 में भी एक इलेक्ट्रॉन को काउंट किया तब हुआ 5 का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड. 6 इन 3d5 ओनली 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड. इन 3d6 क्या होता है 1 विल पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड. इन 3d7 क्या हो जाएगा 2 का पेयरिंग हो जाएगा तो 3 बचेगा अनपेयर्ड. इन 3d8 ऑलरेडी आपको पॉइंट बोला हुआ है. इन 4s1 3d10 ओनली 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलता है. तो ये तो हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट केसेस. अब आते हैं कि व्हाई इन क्रोमियम एंड कॉपर वी हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. इसको भी सीखेंगे बाद में कि कहां पे इसका कैसे यूज करना होता है. देखो one is chromium and one is copper. They have exceptional electronic configuration. Chromium and copper have exceptional configuration. Up to these 30 elements. आगे और भी हैं. Exceptional electronic configuration. इसका रीजन क्या होता है? Where from 4s orbital 1 electron goes to 3d orbitals. To make exactly half filled desumption or in chromium and fully filled desumption in copper. इसका रीजन क्या होता है? इट इज
ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ exactly half filled and fully filled orbitals. Normally कहाँ मिलता है? It is commonly observed in D and F more common, but sometimes P में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता है. ये जो एक्साइटेशन होता है कॉमनली दिखता है D और F के अंदर. रीजन क्या होता है? रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाफ एंड फुली फिल्ड. पहला होता है सिमेट्री और सेकंड होता है इसमें एक्सचेंज एनर्जी. सेकंड होता है एक्सचेंज एनर्जी. दो रीजन होता है इसमें कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होता है. एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड डी ऑर्बिटल्स का, उसका दो रीजन होता है. एक होता है सिमेट्री और एक होता है एक्सचेंज एनर्जी. क्या हुआ? हाँ, फुली फील्ड कॉपर एंड क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन where from 4s orbital one electron goes to 3d orbital to make hours में to make them exactly half filled d subshell in chromium and fully filled डी ऑर्बिटल डी सबशेल इन कॉपर. ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स. रीजन क्या होता है स्टेबिलिटी का? सिमेट्री. एंड सेकंड होता है एक्सचेंज एनर्जी. लिखा पूरा? देखो उसका मीनिंग क्या होता है. सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि मैंने सिमेट्री भी नहीं होता है कि मैंने सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. सब लोग हैं? क्लास चल रही है? हाँ, लाइट आ गई भी. पावर कट था ऑलरेडी, लाइट अब आ चुकी है. चलिए थोड़ा लाइट बढ़ाता हूँ उनको. चलिए अब कुछ ठीक हो गया होगा लाइट आने से. तो इसमें दो पॉइंट होते हैं स्टेबिलिटी का. एक सिमेट्री होता है. सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमारे पास सपोज हमारा डी सबसे दिया है, फुली एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो ये होता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड. और एक होता है फुली फील्ड ऑर्बिटल सबसेल डी के. ये फुली फील्ड होगा. तो ये क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड डी सबशेल्स दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल डी होता है.
और सेकंड कहता है एक्सचेंज एनर्जी। इसको समझना पड़ेगा सेपरेटली है। मान लो ऐसे मान लो कि हमारे पास सपोज अगर 5 ऑर्बिटल्स होंगे, इफ ईच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन और ईच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट हैपन, दे बिकम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। उस केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज और हायर स्टेबिलिटी इज देयर। ये कहां मिलता है आपको गेट क्लियर, ये पीडीएफ में काम आता है पॉइंट है, पीडीएफ के लिए। एस में केवल एक होता है स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होता है अगर फुली फिल्ड एस होगा तो, अदरवाइज पीडीएफ में ये पॉइंट कॉमन होता है कि स्टेबिलिटी विल बी एक्वायर्ड बाय आल्सो एक्सचेंज एनर्जी। तो एक पॉइंट हुआ हमारा सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी हैव एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। गॉट इट। सेकंड यहां पर होता है एक्सचेंज एनर्जी। इसका मीनिंग क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी का, मैं दोबारा लिख देता हूं एक्सचेंज एनर्जी को। तो यहां पे सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व था, वो था कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy you can take released when electrons having same spin direction, same spin, exchange orbitals within same subshell, same subshell, within same subshell, full stop. More the number of exchanges possible, more will be exchange energy and more will be stability of a given configuration. More will be stability of given configuration. अगर हम देखते हैं सपोज हमको दिया है D4 configuration chromium, तो क्या होता है D4 configuration में क्या होता है, we can have how many number of exchange possible, we have 4d electrons, so they can have how many exchange possible, one exchange, second exchange, third exchange, fourth exchange, fifth exchange और एक होगा यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल they can have number of exchanges possible 6। गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6। अगर आपको दिया होता है D5 configuration, in D5 configuration we can have how many number of exchange allowed or possible, can you count and tell? In D5 configuration we can have how many exchange possible, 1 2 3 4, ये 4 बढ़ जाएगा इसमें, बाकी तो 4 का 6 रहेगा ही। तो 4 हुआ तक 5 6 7 8 9 और एक 10 होगा, तो दे विल हैव नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 10 फॉर 4 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन डायरेक्शन अप, दे कैन हैव 10 एक्सचेंज पॉसिबल। इफ आई सपोज राइट है D10 कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर क्या होता है फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, कैन यू टेल दे कैन हैव हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल? कितना आएगा इसमें 20। देखो 5 का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है, 5 का स्पिन डाउन होगा, तो स्पिन जिनका सेम होता है दे विल एक्सचेंज ऑर्बिटल्स, दे विल एक्सचेंज ऑर्बिटल्स इन सेम सबसेल। तो 5 का स्पिन अप का होगा 10, 5 जो डाउन स्पिन का होगा 10 होगा, तो दे कैन हैव टोटल एक्सचेंज 10 पॉसिबल। हाँ बोलो सर, ये नंबर ऑफ एक्सचेंज समझ नहीं आया। ये पूरा सेंटेंस पढ़ा आपने? हाँ सर। इसमें कितने एक्सचेंज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, ये एक्सचेंज का मीनिंग होता है। अच्छा सर। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, यहाँ 10 होगा। इस जिसका स्पिन सेम होगा उन्हीं का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो 5 स्पिन अप वाले हैं दे विल हैव 10 एक्सचेंज पॉसिबल,
जो स्पिन डाउन वाले हैं उनका होगा 10 एक्सचेंज, टोटल दे विल हैव 20 एक्सचेंजेस पॉसिबल। यहाँ पे टर्म आता है, अगर स्टेबिलिटी को हमें ओवरऑल देखना होगा तो किसका स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस में ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फुली फील्ड का। फुली फील्ड इज मच मोर स्टेबल बिकॉज दे हैव मोर सिमेट्रिकल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड, और फिर आता है पार्शियली फील्ड। एग्जाम में कि जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पीरियडिक प्रॉपर्टीज में पार्शियली फील्ड का, जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये काफी काम आता है पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे डिसाइड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब प्रॉपर्टी फर्क पड़ता है इन चीजों का, कॉन्फ़िगरेशंस का। लिख दिया? ओके, तो ये हुआ। कोई डाउट है क्या? ओके ओके, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अगर कभी कंपेयर करना पड़ेगा, मान लो एक हाफ फील्ड एक फुली फील्ड में, तो आप सोचो किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। सिंपल लॉजिक है, फुली फील्ड इज मोर स्टेबल, फिर हाफ फील्ड होता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाले, और फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये प्रॉपर्टी अफेक्ट करता है, जो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, जो आप पढ़ेंगे इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज वाला भी फर्क पड़ता है इनमें। बताएं कैसे फर्क पड़ता है? तो एक्चुअली होता क्या है, सो इफ यू नाउ एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। क्या होता है दोनों केस में? इन केस ऑफ क्रोमियम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन expected was or expected is we can write argon 4s2 3d4, बट क्या होता है एक्चुअल क्या हुआ इस केस में? आर्गन 4s1 3d5 होता है। कैसे होता है? इफ आई जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम आउटर मोस्ट, क्या है आपका? ये 4s1 था, 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। तो होता क्या है यहाँ से? ये 3d था, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल गोज टू 3d ऑर्बिटल्स, तो क्या बनेगा? इट वाज द कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअली क्या होता है? इट बिकम 4s1 एंड 3d5, बिकॉज क्या हुआ? ऐसा करने से 3d में पूरा एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन सच काइंड ऑफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही आपका जो है ये एक्चुअल होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। कॉपर में भी सेम कहानी होती है। कॉपर में क्या था? वी वर एक्सपेक्टिंग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन राइटिंग हियर 4s1 4s2 and 3d was expected to be 9, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी कहता है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज टू 3d, तो इट वाज 4s2
3d9. It was the expected configuration of copper. This was the configuration expected. But actually क्या होता है इसमें? After excitation of electron, it is the ground state configuration. Question पूछता है what is the ground state means it is more stable. जो भी क्या होती है configuration ज्यादा stable होती है उसी को हम बोलते हैं ground state configuration. So don't get confused कि ये ground state है कि excited state है configuration का. ये आपका होगा 4s1 3d10. It is actual configuration of copper. और ये दोनों कैसे होते हैं? We call them the ground state configurations. Sometimes एग्जाम पूछता है कि what is the elements ground state configuration. इसका मीनिंग क्या होता है? The most stable configuration. That is called as ground state configuration. तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का क्रोमियम का कि 4s से आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में तो 2 में 3d5 और यहाँ से ये नॉर्मली कहाँ मिलता है? इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है इन d एंड f ऑर्बिटल्स. s और p में ऐसा नहीं होता है. You may ask, सर ऐसा why not it happen in carbon? If you just can take carbon में क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 था. और take fluorine, फ्लोरीन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p5 था. तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया टू मेक 2p3 और टू मेक 2p6. इसमें क्या होता है? दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डज नॉट हैपन. इसका रीजन होता है s और p में क्या होता है? हैव मोर एनर्जी गैप. s एंड p ऑर्बिटल्स हैव मोर एनर्जी गैप. So this kind of electron excitation is not observed कि from s to p electron from s to p subshell electron undergo excitation to make 2p3 और 2p6. ऐसा यहाँ नहीं मिलता देखने को है. होता क्या है? सिंपल एक लॉजिक होता है कि when we go in higher energy orbitals, in higher energy orbitals क्या होता है? एनर्जी गैप कम होता है. एनर्जी गैप इज लेस इन द गिवन ऑर्बिटल्स. आप देखो ना n तो हाइयर है बट एनर्जी कम है 3d से s बिकॉज इट इज एज पर n प्लस l रूल. तो नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है हमारा कहां पर? इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. स्पेशली कहां पर? s से आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है d के अंदर और f के अंदर. तो ये नॉर्मली देखने को मिलता है इस टाइप का इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या आगे जाना इन d एंड f ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स बट नॉट इन s और p. मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आता बिकॉज एनर्जी गैप इज मोर. और ये लोअर सबसेल होते हैं. In lower orbits, energy gap is more. In the orbitals, so this energy gap is not allowing them to show such kind of excitation. Sir, and one more thing. क्या हुआ? Sir, wouldn't like 4s to 1s that would be also fully filled? So नहीं, देखो इसमें क्या होता है? सेकंड जो लॉजिक था ना दैट इज एक्सचेंज एनर्जी कांसेप्ट. यहाँ पर क्या होता है? when the electron 1 will go to this orbital, they will have 4 action extra by having 1 electron extra here. तो हम we will take combination of both factors. एक होता है symmetrical electron distribution as well as action energy concept. दोनों का रिजल्ट आता है इसलिए हमें इसको लिखना पड़ता है ऐसे करके. ओके ये तो हमारा एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और भी आगे आ सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एक्सेप्शनल. आप चाहें तो अपना कर लीजिए आगे देख के. फिर हाई एटॉमिक नंबर्स समटाइम फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन आल्सो में अंडरगो एक्साइटेशन इन सम एलिमेंट्स. तो वी हैव अराउंड 11 एलिमेंट्स व्हिच हैव दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. उसका लॉजिक मैंने बोल दिया कि लॉजिक क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ एक्शन एनर्जी एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. और ये कहां पे मिलता है इस टाइप का देखने के लिए? इन d एंड f ऑर्बिटल एलिमेंट्स मींस जहां पे इन दोज ऑर्बिटल्स और दोज एलिमेंट्स इन व्हिच द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन d एंड f ऑर्बिटल्स. इन दैट काइंड ऑफ केसेस दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड बट नॉट व्हेन द इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकर इन s और p ऑर्बिटल्स. वहां पर ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है ऐसा फैक्टर. अभी आते हैं वी हैव जस्ट डिस्कस वन पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स का हाउ टू फाइंड. अच्छा एक मिनट और
इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनायंस और कैटायंस, उसमें कैसे लिखते हैं? ये पूरा हो गया? सो सेकंड वाला लिख लो। ओके, लिख लीजिए। एनर्जी के बाद क्या लिखना सर? एसएनपी ऑर्बिटल Have more energy gap, energy gap, short में कहना gap. When we have more energy gap or difference of energy, then electron excitation from S to P is not observed. लिख दिया? अब आपके फॉर राइट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अगर आपको आयंस मिलते हैं तो फॉर आयंस हाउ शुड बी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होगा अनायंस और कैटायंस। फॉर राइटिंग द अनायंस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनायंस, use all the same rules. Use same rules. क्या क्या आपके रूल्स होते हैं? Same rules which are used for filling of electrons in atoms. कुछ आपका नया नहीं है, सब कुछ सेम रूल लगता है। अगर आपको अनायंस दिया, सपोज फिर राइट हियर Cl माइनस S माइनस P minus 3, O minus 1, O minus 2. Can you tell for this anions electronic configurations? Atomic number 17 for chromium, chlorine 16, 15, 8. There is a required element atomic numbers. Z दिया है, बाकी आपको सोचना है। ये जो P 2p6 then 3p6 होगा। इसमें क्या चार्ज नेगेटिव है तो इट हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज में इसका नेगेटिव 1 है, मींस एटॉमिक नंबर 17 था, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज जस्ट लाइक योर आर्गन टाइप कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या होगा, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर 17 इलेक्ट्रॉन क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 रहेगा इसमें। 17 है ना इसमें। इसमें क्या होगा, सेम एज दिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव में 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6। ये सिंपल पॉइंट है, हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। अगर आपका चार्ज नेगेटिव 1 है, मींस इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो हुआ अनायंस के लिए कॉन्फ़िगरेशन। हो गया? नहीं सर। चलिए अगला पॉइंट शुरू करते हैं। फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस मींस कटे हुए आयंस, पॉजिटिव आयंस।
तो फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस क्या करते हैं, फर्स्ट write the electronic configuration of atom and then remove electrons कितना equal to positive charge from outermost shell मीन्स यहां पे n हाईएस्ट होता है, ये लिख दे पूरा। वेदांत जी हो गया, सिंपल था। तो एनायन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कैटायन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली ये आपको यूज होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनमें काम आता है 20 वाला। मान लो मैं एटम दिया है, लेट्स से आयरन +2 आयन, आयरन +3 आयन, कैटायन से इफ आई राइट सपोज कोबाल्ट +2 आयन, कोबाल्ट +3 आयन। अगर इनका लिखना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z दिया है इसमें 26, सेम रहेगा, यहाँ पे Z दिया है 27। कैन यू राइट फॉर द गिवन आयंस कॉन्फ़िगरेशंस, एटम और आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आपको ऑलरेडी एटम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके थे, क्या था इसमें, आर्गन क्या था 4s2 3d6 था, यहाँ पे था कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7 था। ये ऑलरेडी आपको याद होगा शायद, नहीं तो लिख लेंगे फिर से। कैन यू राइट फॉर दिस कैटायंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैन यू फाइंड इन ईच केस, हाँ कैन यू फाइंड इन ईच केस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कितना है इस आयन में, यहाँ पे या यहाँ पे, do this completion. If we 2 plus it will be 3d6, argon 3d6 and other one will be argon 3d5. Yes, ठीक है। पहले n हाईएस्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल मींस यहाँ पे n हाईएस्ट है, तो यहाँ पे +2 चार्ज मींस वी रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, तो 4s 0, सो नो नीड ऑफ राइटिंग 4s, रिमेनिंग इज 3d6। अब क्या +3 चार्ज होगा, दैट मींस फ्रॉम आयरन वी रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d6 से, तो क्या बचेगा 3d5 बचता है। तो देखें ना हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d6 से 4, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, they have 5 electron unpaired. Can you do next one? All of you do. I will not ask 1 2 student. I want all to do this question. The next one is 3d7. हाँ, को आर्गन 4s 0 हो जाएगा, तो 3d7। यहाँ पे क्या होगा, 3d6 हो जाएगा, just like previous case. That is how कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे n हाईएस्ट होगा, पहले वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और निकालने होंगे तब जाएंगे अंदर वाले शेल में। निकालने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना प्लस चार्ज होगा। गॉट इट? यस। आगे चले। तो लिख रहा है
अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, आयंस, अनायंस, कैटायंस। एक आता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको मैंने कहा था कि पहले भी इन स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, मींस दैट इज हेल्पफुल टू फाइंड टू डू दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, when you take magnetic nature of substances, or can take heading magnetic properties. This substance can be taken two common categories. We can take substances can be categorized, can be classified in two types. ज्यादा भी होते हैं बट अभी टू टाइप का फिलहाल देखेंगे, बेसिक टू टाइप के बेसिक होते हैं। एक होता है इसमें कौन सा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, these substances, these are attracted when placed in magnetic field, placed in magnetic field। और क्या होता है, they should have at least one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons. Those substances which contain unpaired electrons can be called paramagnetic. इसमें होता क्या है कि अगर हम ये हमारे पास सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, इफ दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक नेचर, और ये हम क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग हियर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ऐसे मान लीजिए। तो क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्राई टू पास क्लोज टू सब्सटेंस, ये होता है अट्रैक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड। आपका सब्सटेंस रखा हुआ है, इफ दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक नेचर, तो क्या होता है, इट विल शो अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स will try to pass close to substance। तो इसमें एक आता है ये, and those substances which are paramagnetic nature, for them we take calculation of mu s। एक टर्म आता है mu s का कैलकुलेशन करते हैं, रूट n into n plus 2 bm। और इन फॉर्मूला के नेक्स्ट राइट वन मोर फॉर्मूला, इसे इसको यूज करना है क्वेश्चन करने के लिए, रूट 4s into s plus 1 bm। ये दो फॉर्मूला दोनों एक ही एक्चुअली। यहाँ पर n क्या होता है, म्यू s क्या होता है, म्यू s को हम यहाँ पे बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मीनिंग क्या होता है, इट इज द बेसिकली डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ, डिटरमाइंस दिस म्यू s डिटरमाइंस the strength of magnetic field due to unpaired electrons। Okay, more the number of unpaired electron, more is the magnetic field or more will be the magnetic nature of substance। इसको बोलते हैं mu s, इसको बोलते हैं सिंबल वाइज spin only magnetic moment। मीनिंग क्या होता है, it is produced due to spinning motion of electrons। Okay, more we have number of unpaired electrons, more we have number of unpaired electrons। यहाँ पे n क्या है फॉर्मूले के अंदर, n आपका होता है फॉर्मूले में नंबर ऑफ unpaired electrons। और यहाँ पे s क्या होता है, इट इज कॉल्ड टोटल स्पिन। ये क्या होगा, n/2। तो इन द फॉर्मूला व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2s, n क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसका हाफ हो जाएगा टोटल स्पिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग, बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैव स्पिन वैल्यू हाफ। तो जितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हाफ हो जाएगा टोटल स्पिन। तो n क्या करेंगे, 2s होगा फॉर्मूले के अंदर, तो 2s into 2s प्लस 2 करने से 2 कॉमन लेंगे, तो ये आता है रिलेशन है, दोनों एक ही रिलेशन होता है। bm अभी यूनिट होता है, bm इज यूनिट ऑफ, bm स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट होता है। कोई पूछता नहीं है कि मतलब कितना वैल्यू है इसका, बोहर मैग्नेट्रॉन ये होता है यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द म्यू एस, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ म्यू एस।
Bm होता क्या है? If it is taken expression wise, 1 Bm is equal to E into H upon 4 pi mc. The terms have their usual meaning. यहाँ पे E क्या है? चार्ज. E क्या होता है? चार्ज. H प्लैंक्स कांस्टेंट बताइए आपको है. प्लैंक्स कांस्टेंट. M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. Nobody asked this expression. Just for information दे रहा हूं. You can have. खाली आपको n निकालना आना चाहिए from the given configuration of atoms or ions. Sir, can you explain the diagram? इसको लिख लो, समझाता हूं डायग्राम को भी. डायग्राम में कुछ नहीं, यहाँ पे सब्सटेंस रखा हुआ है. ये हमारा मैग्नेट, हमने वी आर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड. ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. से मान लीजिए कि हम दो फील्ड अप्लाई करते हैं. एक साइड से नॉर्थ पोल से चार्ज होता है प्लस माइनस उसी टाइप का. तो अगर हम व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल शो अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब सब्सटेंस के अंदर अट्रैक्शन शो करता है. द सब्सटेंसेस which show attraction or which are attracted when placed in the magnetic field, we call them paramagnetic substances. Condition क्या होता है इसमें? They should have at least one or more unpaired electrons. ये condition होता है. Because क्या होता है? The electron which are unpaired by spinning motion, they create magnetic field. They produce magnetic field because of electron spinning motion. तो क्या होता है? When they produce magnetic field, then they show attraction for the magnetic lines of force in which they are placed. So that is meaning attraction in the magnetic field. Got it? अरे भाई जो क्वेश्चन पूछते हो तो रिस्पॉन्ड क्या करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. So the field lines are passing through that. हाँ, they will pass close. थ्रू तो नहीं पता, but they will try to pass as close as possible to the substance. लिख दिया पूरा? नहीं चलेगा. तो ये होता है कि अगर कभी क्वेश्चन दिया होता है कि फाइंड द म्यू एस, क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड द म्यू एस. और पूछेगा विच इज मोर पैरामैग्नेटिक और लेस पैरामैग्नेटिक, तो क्या करेंगे? पहले एटम जो दिया होता है या आयन दिए होते हैं, राइट फॉर देम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आफ्टर राइटिंग द एलिमेंट और आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाल पाएंगे? एन. एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू हाउ टू फाइंड द एन वैल्यू. इसका रिक्वायरमेंट नहीं फॉर्मूले का, बिकॉज एक ही फॉर्मूला है. यहाँ पे क्या होता है? अगर हम एन को पुट करते हैं 2s, तो क्या होगा? 2s इंटू 2s प्लस 2 कर दोगे तो 2 कॉमन ले लेंगे एज ए होल, तो क्या होगा? 4s इंटू s प्लस 1. तो फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं, बट हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए पहले फॉर्मूले को, बिकॉज एक ही है. n से फिर नहीं तो फिर n से s निकालो, फिर s निकाल कर आंसर निकालना पड़ता है. बेटर है कि n निकालो पहले. n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ bm. नो नीड ऑफ पुटिंग फर्दर वैल्यू. bm का वैल्यू कितना होता है?
वन बीएम इज बाइनरी इक्वल टू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एमसी। ये रिलेशन होता है अगर कभी फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, बट नोबडी और नो एग्जाम विल आस्क वैल्यू क्या है बीएम का। आंसर लिखते हैं टर्म्स ऑफ बीएम। जितना ज्यादा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उतना क्या होता है मोर अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी से सब्सटेंस इज मोर पैरामैग्नेटिक नेचर। क्वेश्चन पूछता है विच इज मोर पैरामैग्नेटिक लेस पैरामैग्नेटिक, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। When they contain more number of unpaired electrons, they have more paramagnetism. बुझ लो, got it? Yes, sir. अब आते हैं जो सेकंड टाइप के सब्सटेंस होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो क्या होते हैं? ये हुआ पैरा, अगला होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं? These are weakly repelled. These are नॉर्मली वीकली रिपेल्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। वीकली रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होता है? दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे कोई कहानी के और मीनिंग बनता ही नहीं है। व्हेन दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेशन ऑफ एन कुछ भी दरकार नहीं है। तो सब्सटेंस कैन बी टेकन टू कैटेगरी। अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक नेचर, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके लिए कि मान लो यहाँ पे आपका सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक नेचर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया सपोज नॉर्थ, वही सेम नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लेते हैं, अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ट्राई टू पास अवे फ्रॉम सब्सटेंस, ऐसे बोलेंगे इसको। यहां पर क्या है, ये हमारा सब्सटेंस कैसा है, इफ इट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक टाइप क्वेश्चन, एंड व्हेन द पैरामैग्नेटिक तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द म्यू एस। यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जनरली द सॉल्ट्स और द कंपाउंड्स having unpaired electrons are colored, और क्या होता है, without unpaired electrons they are white, और solutions can be colorless, and without unpaired electrons salts are white, salts are white and solutions colorless. Solutions क्या होता है इसमें, are colorless। तो कहने के क्या होता है, कलर को भी हम लिंक कर सकते हैं किससे, with the number of unpaired electrons। ये मोस्टली ट्रू होता है, we can't say always but mostly ट्रू होता है कि those substances which contain unpaired electrons they have color। अब देखो ना NaCl white होता है, if they have impurity then they have color, otherwise not। NaCl or the salt of alkali metals with salt of group 1 element, salt of group 2 element, they are mostly white, almost all are white, but salt of D block element means क्या होता है, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इनमें क्या होता है, मैंगनीज हुआ, क्रोमियम हुआ, they have salts colored। रीजन क्या होता है, D block में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है they contain some unpaired electrons। तो एक पॉइंट आपका ये भी आता है, क्वेश्चन पूछता है क्या स्टेट है कि इन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड और विच कैन बी कलरलेस। तो उसमें आपका ये पॉइंट काम आता है, those substances which contain one or more unpaired electrons shall be colored generally, and without unpaired electrons salts are white and solutions will be colorless। यहाँ पे solution भी colorless, solution will be colored as well as salt will be colored। Example देखो, suppose salt taken copper sulfate which is blue in color, solution also is bluish color, solution of देखिए FeCl2 is greenish color, FeCl3 is yellowish color, chromium salts are again green in color, salt of manganese can be pink if it is permanganate ions, solution of purple color। तो जो आपके फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में होता है या एफ में होता है, तो वहां पर क्या होता है, दे आर मोस्टली कलर्ड, बट एस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है तो एस क्या होता है, खाली होता है आयंस के फॉर्मेशन के टाइम पर। तो दे आर मोस्टली सॉल्यूशंस आर कलरलेस, सॉलिड्स आर व्हाइट। गॉट इट? ये इंफॉर्मेशन है।
इसको यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा देखते हैं 2 पॉइंट को। पूरा लिख दिया Yes, sir. वेदांत? Sir, एक minute. हाँ सर लिख रहा हूँ। यहाँ पे दिया है सपोज आयंस लिखते हैं, इसके मींस एटम लिखते हैं पहले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एटॉमिक नंबर सीरीज में दिया हुआ है Z21 से लेकर 30 तक का है। क्या बताना है इसमें? फाइंड द मैग्नेटिक नेचर, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देन म्यूएस, एक बार पूछते हैं इसमें फाइंड द मैग्नेटिक नेचर, पहले निकालते हैं मैग्नेटिक नेचर निकाल लेते हैं, फिर आगे अगले पॉइंट कॉलम पे। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है मैग्नेटिक नेचर का? पैरा और डायमैग्नेटिक, कि वेदर दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फिर n कितना होगा इसमें? n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, और अंत में क्या है कॉलम में? फाइंड द म्यूएस। ईच केस फाइंड द कैलकुलेशन ऑफ म्यूएस। So for diamagnetic is Zero. 0. जहां पे लिखा है डायमैग्नेटिक कुछ नहीं करना आपको है, डायमैग्नेटिक म्यूएस तो 0 हो जाएगा इस केस में। एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है कि ये तो मैंने आपको पहले सॉल्व दिया है, कंपाउंड दिए हैं, देन दे आस्क आयंस। आयंस में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कॉमनली। यहाँ पे स्कैंडियम थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है। तो आपको बताना है पहला कॉलम है मैग्नेटिक नेचर की, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। फिर अगला कॉलम में है एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ऑलरेडी को मैं हिंट दे चुका हूं उसका। और म्यूएस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एन इंटू एन प्लस 2 bn। तो म्यू एस का वैल्यू कितना होगा सब केसेस में? Sir, wouldn't only zinc be diamagnetic? हाँ डाय तो हुआ ओनली जिंक के Yeah. हाँ। Okay.
आंसर? Yes. क्या आएगा इसमें? ये सभी होंगे पैरामैग्नेटिक, पैरा खाली ये डी होगा, है ना? Yes. ओके, खत्म आंसर। एन कितना हुआ इसमें? पहले केस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2, 3, 1 2 2, 3 6, 5, 4, 6 5 4 4 3 2 1 0। कहानी खत्म। व्हाट इज म्यू एस इन दिस केस? Sir, 2. रूट 3 होगा। एन आपका 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होगा ना। रूट 3 बी एन। Yes, sir. फॉर्मूला देखो ना, n इंटू एन प्लस 2। एन का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 3 होता है ना, तो 1 इंटू 3 रूट 3 बी एन। यहाँ पे रूट 8 बी एन। लीविंग रूट टर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, रूट के टर्म्स में मोस्टली है रूट। Sir. Sir, we should simplify for root 3 and stuff. नहीं, यू कैन लीव दिस वे, आइदर रूट और टेक डेसिमल पॉइंट्स। Sir. Sir, number of unpaired electron 1, 2 ऐसे sir. स्कैंडियम में फॉर स्कैंडियम आप ऑलरेडी लिखा था ना कॉन्फ़िगरेशन। क्या था कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 3d1 था कि नहीं था कॉन्फ़िगरेशन का? Yes, sir. तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेल। Yes, sir. तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, दैट इज अनपेयर्ड। इन 3d2 कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, फिर 3 आता है, फिर क्या होता है? एक्साइटेशन होगा 4s से 1 का 3d के अंदर। अरे यार अभी तो पढ़ा था कुछ देर पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना एलिमेंट का, उसमें नहीं लिखा था मैंने ये सारा। कहाँ से लिखा? तो फिर कहां डाउट होगा कि डी में 1 कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे स्कैंडियम में? अरे समझ में आया कि नहीं? कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते आप लोग यार। Yes, sir. जो डाउट पूछता है उसको बोलना चाहिए बच्चे को, जो कि 1 कैसा है, जिसको डाउट पूछना है उसको आंसर देना चाहिए भाई हाँ ये 1 समझ में आया कि नहीं, बिकॉज इट्स सिंपल क्वेश्चन था। ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हाउ टू फाइंड एन वैल्यू इन द फर्स्ट, जो लिखा था बोर्ड पे हमने पहला पॉइंट, एंड देन एक्सप्लेन टू कि व्हाई इन क्रोमियम दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d के अंदर टू मेक 3d एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ओके, तो ये होता है हमारा एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, आयंस का कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रिलेशन विद द आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब जो हमारा एक टॉपिक और रहता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी। इसमें आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन जो इतना चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मोस्टली इसी पोर्शन से जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा आइडिया आपको रिक्वायर्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़ा देख लेंगे, कुछ ग्राफ आएंगे उसमें, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। है पूरा हो गया? Yes, sir. इसका मैंने फोटो भेजा नहीं भेजा? पता नहीं। Sir, इसका नहीं भेजा। नहीं भेजा। मैं भेजा तो है। अच्छा, एक बैच में भेजा है, बाकी नहीं भेजा, अभी भेज रहा हूँ। ये कौन सा बैच था? अच्छा, आई हैव नॉट शेयर्ड द वीडियो ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। आई थिंक आपने पूछा भी नहीं किसी को अगर क्लास मिस हुआ तो। If I sometimes forget to share the video, you should ask या remind me कि सब वीडियो भेजो उधर से। अच्छा, आप लोग का अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया कि नहीं दिया टेस्ट? आप लोग का अभी तक कोई? स्कूल का या फिर दूसरे? नहीं, हमारा कोचिंग का टेस्ट, केमिस्ट्री का क्लास टेस्ट नहीं, नहीं लिया है। आप सब लोग अपना एक काम करेंगे, चलो मैं ग्रुप पे डालता हूँ मैसेज हूँ,
अभी नई क्लास पर डाल दूंगा. यू विल सेंड योर सम इन्फॉर्मेशन लाइक मोबाइल नंबर, नेम्स एंड दो ही चीज चाहिए. तो उससे क्या होता है कि वी कैन मेक वन आईडी फॉर ऑनलाइन टेस्ट. तो यू कैन अपीयर द ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम दैट पोर्शन, दैट टॉपिक्स. Mobile number and नेम्स ओनली. topics. और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन कर लो यार अपना, क्योंकि उसके बाद ही हम रोल नंबर दे पाएंगे सब बच्चों को है जिन का एडमिशन हो गया, बिकॉज अदरवाइज तो जिनका. हाँ जी, एडमिशन मतलब सर कैसे इसका क्या प्रोसीजर क्या है? कुछ नहीं होता है यार, फीस जमा करनी होती है और क्या होता है. ठीक है. वही तो मीनिंग होता है एडमिशन का. तो मैं मतलब बहुत से तो वैसे चल रहा है क्लास चला रहा हूँ मैं भी बहुत कुछ प्रेशर नहीं करता हूँ किसी को, चलो पढ़ते रहो. मोस्ट ऑफ तो सब तो पे करते ही फीस है. कुछ का आज का 2-4 बच्चों का रह गया है, काफी बच्चों का आ गया फीस. तो फीस एक्चुअली क्या होता है, बाकी जो है ना स्टाफ है मैनेज करते चीजों को है, उनको भी देना पड़ता है. 1-2 स्टाफ रखा है इसी काम के लिए होता है. दे विल कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट एवरीथिंग, रिजल्ट निकालना है. तो आपका टेस्ट का मैं शेड्यूल बना दूंगा एक. नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टेस्ट ऑन ईच 1 वीक. टेस्ट रखते हैं, एक टेस्ट है, स्मॉल टेस्ट रखते हैं 20 मिनट 20 क्वेश्चन का टेस्ट रख लेते हैं. विच डे कैन बी सुटेबल फॉर टेस्ट. संडे को टेस्ट नहीं रखेंगे बिकॉज संडे हैव 2 क्लासेस. तो आई विल टेक द टेस्ट ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे. यू कैन टेल द डे फॉर योर कन्वीनियंस. Test will remain open for 20. Test will remain open from morning to evening or night. Let's say up to 9 o'clock. Test you can appear at any time as per your convenience. तो मंडे रेस्ट हुआ वीक के एंड पे हुआ तो Monday test रख सकते हैं. हाँ तो All the students are agreeing. Test on Monday. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो आपका एक टेस्ट मंडे कर लेंगे आप यहाँ पे. मैं आपको शेड्यूल बना के भेजूंगा. कल तो इस मंडे को टेस्ट कर सकते हैं. एक टेस्ट दे दो, एक टेस्ट इस मंडे को भी. सर नेक्स्ट वीक से बेटर होगा. चलो नेक्स्ट वीक से टेस्ट कर लेंगे. Topic बता दीजिए. मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा टॉपिक का पूरा. Okay. तो टेस्ट का हर वीक आप भेजोगे ईयरली प्लान. हाँ हर वीक का टेस्ट एक बना के भेज देंगे. टॉपिक जो चल रहा है करंट का टॉपिक का टेस्ट लेंगे. एक टेस्ट का मेरा मन था लेने का, टेस्ट था आपका मोल कंसेप्ट, उसका भी टेस्ट का एक मन था लेने का. वी कैन डू वन थिंग, वी कैन हैव वन आल्सो ओपन बुक टेस्ट. 1 ओपन बुक टेस्ट, 1 रेगुलर टेस्ट, मतलब बिना ओपन बुक किए हुए. ओके. चलिए हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर. ये हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन. अगला जो टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स. देखो 2 चीजें आती है, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स. और समझ डिफरेंस क्या होता है. एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स. इसमें क्या है देखो, यहां पर हम स्टडी क्या करते हैं, वी आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स. वी स्टडी है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स. तो यहां पर क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स. यहां पर क्या होता है, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और यहां पर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स. इट इज बेस्ड ऑन, इट इज ऑल्सो वेव मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, इट इज बेस्ड ऑन द, बेसिकली इसमें इक्वेशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इसका बेस होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं. अगला पॉइंट क्या आता है, इन दिस केस ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और बॉडीज इज कंसिडर्ड. और यहां पर क्या होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर और bodies is considered. Dual nature of matter or bodies is considered. अगला पॉइंट क्या आता है इसके बाद में, डुअल नेचर हो गया. हाँ यहाँ पे क्या होता है, मींस इसमें क्या होता है, डुअल का मीनिंग क्या था कि वेव प्लस पार्टिकल बोथ.
नेचर इज ऑफ द मैटर इज कंसिडर्ड। अगला पॉइंट क्या आता है, इट इज वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या होता है, कैन यू हैव बिगर पार्टिकल्स, यहां पर क्या होता है, लैम्डा बिकम इनसिग्निफिकेंट, लैम्डा इज वेरी स्मॉल टू बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, लैम्डा इज इनसिग्निफिकेंट, इतना कम होता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, इट इज वैलिड और अप्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और बॉडीज। यहां पर क्या होता है, बिकॉज इन दिस केस लैम्डा इज सिग्निफिकेंट, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स फॉर देम means which have significant wavelengths, और क्या होता है, इट इज डिटरमिनिस्टिक इन नेचर, डिटरमिनिस्टिक इन नेचर, और ये क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक और ये होता है डिटरमिनिस्टिक इन नेचर। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, होप न्यूटन्स को लॉस का थोड़ा आइडिया होगा, बेसिक आइडियाज कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ में। यहाँ पे क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब वेव इक्वेशन यूज करना पड़ता है इन क्वांटम मैकेनिक्स। अगला पॉइंट क्या होता है, ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और द बॉडीज इज कंसीडर्ड। हाँ जी, बताएंगे ना, पढ़ाई कहाँ भी है, ये तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आपको मैं करा दूंगा, डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, थोड़ा बता दूंगा, फिर भी आइडिया हो जाएगा उससे। अभी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, समझ में आएगा नहीं है कोई बात नहीं है, एक बार लिख लेना, थोड़ा समझ में आएगा उतना बहुत है। इसमें कुछ ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ के लिए आपको इक्वेशन देना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के ये टॉपिक सुनना। क्वांटम मैकेनिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया होने से अच्छा है, जितना भी समझ में आएगा उतना अच्छा है, बिकॉज थोड़ा सा इक्वेशन आते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है समझना उसको एक बार में। एग्जाम के लिए तो थ्योरी चैप्टर खत्म हो चुका है वाला है, कल हम मॉर्निंग में चैप्टर को सोच रहे हैं ऑलमोस्ट बाइंड अप कर देंगे कल मॉर्निंग में ही, और इवनिंग से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो मॉर्निंग और इवनिंग कल ही चैप्टर खत्म होने से देखते हैं उसके बाद। अब टॉपिक थोड़ा सा छोटा रहेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा वो भी। केमिकल बॉन्डिंग लंबा चलेगा, लंबा चलेगा मीन्स फॉर 3 वीक्स जाएगा कम से कम, 3 वीक्स में हो पाएगा, और इवन 4 वीक्स में भी गोइंग, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनेगा केमिकल बॉन्डिंग से ही। ये सबसे लंबा टॉपिक पड़ता है केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर है। कुछ लोग तो पढ़ाते हैं 3 मंथ पढ़ाते रहते हैं बॉन्डिंग, बट आई नॉट टीच फॉर 3 मंथ्स, बट एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स लगेगा हमको केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए। लिख दिया पूरा?
क्लास में ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो हाँ जी, केतव तुम्हारा माइक ऑन है क्या? केतव केतव मिश्रा, थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ कर ले यार। तो देखो उसका मीनिंग क्या होता है, समझ लेते हैं मीनिंग क्या होता है। पहला है बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आइडिया आपको है इसका भी, इसका एक आइडिया नहीं है बट आपको समझाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर इज कंसीडर्ड, ऑलरेडी आपको बताया था मैंने व्हेन वी अप्लाई डी ब्राउली इक्वेशन, कि जब हम इसका निकालते हैं वेवलेंथ तो बहुत कम होता है, दैट इज हैविंग नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड हैव नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड होता है लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स, जितना मास कम होगा उसमें कितना होता है, लैम्डा उतना ज्यादा होता है। लैम्डा क्या होता है, h/mv, मास कम होगा तो लैम्डा विल हैव सम सिग्निफिकेंस। और यहाँ पर क्या होता है, इट इज डिटरमिनिस्टिक इन नेचर। क्या था, न्यूटन की कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, क्या था, न्यूटन जी बैठे थे एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, ऊपर से एप्पल टूटा गिरा तो गिर के नीचे गिरा, तो उन्होंने कहा नीचे क्यों गिरा, उसके बेस पर उन्होंने अपने सारे लॉ बना दिए इसमें, मतलब उसको यूज करते हुए पहला लॉ बनाया उसका बेसिक पॉइंट, फिर और भी आगे स्टडी किया उन्होंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एप्पल गिरेगा तो नीचे गिरेगा, मतलब अगर हम इफ यू थ्रो समथिंग फ्रॉम हाइट टू लोअर साइड इट विल गिव ओनली डाउन साइड ओनली। तो ये था डिटरमिनिस्टिक, फाइनाइट होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्ट जो बॉडी होता है उसका पाथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक नेचर। यहाँ पे हम बोलते हैं नथिंग इज फाइनाइट, नथिंग इज फाइनाइट, व्हाटएवर इज देयर वी कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आज क्लाउड है तो क्या है, देयर इज चांस रेन कैन हैपन, चांस कैन बी मोर और लेस अलग चीज है, बट क्लाउड है तो बारिश होगा गारंटी नहीं होता है, हाँ प्रोबेबिलिटी होता है। अगर क्लाउड हैवी होंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, रेन होने का, रेनिंग होने का, बारिश होने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। अगर क्लाउड का डेंसिटी कम होता है तो उसके हिसाब से हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी होता है कहां पर ज्यादा होगा कम होगा, तो वी कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट एज पर दिस। एज पर दिस क्वांटम मैकेनिक्स नथिंग इज फाइनाइट, कुछ फिक्स नहीं है स्पेस में, समझ में आया? ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, मतलब प्रोबेबिलिटी बात करते हैं यहाँ पर, नथिंग इज फाइनाइट। और यहाँ पर क्या बात करते हैं, डिटरमिनिस्टिक, मतलब थिंग्स आर फाइनाइट, पाथ ऑफ द बॉडी इज फाइनाइट। जैसे हमने बोला कि एप्पल गिरेगा तो नीचे गिरेगा, पेड़ से टूट गया एप्पल कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता नहीं है। या वी कैन नॉट से इट कैन गो अप एंड डाउन बोथ साइड्स, वी डोंट से। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज के, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि इन एस पी डी एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेयर मैक्सिमम, इन व्हाट स्पेस, शेप क्या होगा इसका स्पेस का। तो ये बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में इसमें। आई होप इट इज क्लियर मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, ये होता है डिटरमिनिस्टिक नेचर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कल पढ़ाए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट जाना पड़ेगा उस टॉपिक को पूरा। तो आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। आज भी काफी